हेलो स्टूडेंट, मैं उज्जवल सर। आज हम केमिस्ट्री क्लास 2 करेंगे। ठीक है, मतलब क्लास 1 हमने कल किया था, आज हम क्लास 2 करेंगे, क्लास 10th का। सबसे पहले हम लोग क्लास 1 में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया और उसके पार्ट्स के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोला जाता है? जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और मिलकर एक नए पदार्थ को बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम कल आपको बताए थे कि बाबू बीच में एक तीर का साइन होता है और उसी तीर के साइन डिनोट करते हैं कि कोई भी चीज कैसे बन रहा है। जैसे कि तीर के बाईं तरफ वाले भाग को हम बोलते हैं अभिकर्मक और तीर के बाईं दाईं तरफ वाले भाग को बोलते हैं उत्पाद। इसको अंग्रेजी में आर और इसको शॉर्टकट में, अंग्रेजी के शॉर्टकट अक्षर में इसको पी बोलते हैं। मतलब ये बताता है कि आर बताता है कि कोई अभिक्रिया बन रहा है, पी बताता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना है। ठीक है, अब वही टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे रासायनिक समीकरण। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है आपके बुक का। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। क्लास 10th में बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? आप एक सिंपल लैंग्वेज में देख लीजिए, बाद में इसको हम समझाते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा उससे मिलकर बनने वाले पदार्थ को सूत्र या संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम बहुत सारे एलिमेंट्स का सूत्र भी पढ़े थे इसके पहले वाले में कि हाइड्रोजन को एच से दिखाते हैं, हीलियम को एच से दिखाते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा उससे मिलकर बनने वाले पदार्थ को मतलब सूत्र या संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे, एक नया पदार्थ बनेगा, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी चीज को बस हम कार्बन को किससे दिखा देंगे? सी से, और ऑक्सीजन को दिखा देंगे O2 से, तो क्या बन गया आपका? CO2। ठीक है, मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा उससे मिलकर बनने वाले पदार्थ को सूत्र या संकेत के द्वारा दर्शा दिया जाता है। इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे की रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण बाबू दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, शॉर्टकट में इक्वेशन को EQN लिखा जाता है। और इसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा सवाल है कि बाबू संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? ठीक है, पहला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक समीकरण में मतलब कि तीर के दोनों तरफ, मतलब अभिकर्मक और उत्पाद दोनों की परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और पदार्थ बनते हैं, उनके अगर तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान है तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, जैसे एक देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां देखिए कि CaO प्लस CO2 एरो CaCO3। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा
लेफ्ट साइड में, जिसको हम आर बोलेंगे और इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इधर देख रहे हैं हम आर और इधर कर लेते हैं पी। इधर कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन 1 और 2 कितना हो गया, तो ऑक्सीजन आपका हो गया 3 और कार्बन आपका हो गया 1। ठीक है, अब प्रोडक्ट में देखते हैं। प्रोडक्ट में कैल्शियम का कितना है बाबू, तो 1 है। कार्बन कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। तो इसे हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, और असंतुलित किसको बोलेंगे, कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के बाईं तरफ और तीर के दाईं तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि आप यहां देखिए H2 प्लस O2 एरो H2O, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। आप यहां देख रहे हैं कि H कितना है बाबू, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2। यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। क्या बराबर है, नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्यों, क्योंकि इसमें तीर के दोनों तरफ तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, संतुलित बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि तत्वों के दो मतलब तीर के दोनों तरफ तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। इसको देख रहे हैं कि तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम में इनके बीच डिफरेंस भी पूछता है। अगर मान लीजिए आपसे डिफरेंस पूछ दिया कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में अंतर स्पष्ट करें, तो आप दोनों का डिफिनीशन कर लीजिए, एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए, हो गया। ठीक है, 2 नंबर में कम से कम आपको 30 से 40 वर्ड में आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें का जो मतलब कि अभी तक बहुत बार इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये वाला क्वेश्चन है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन को बहुत बार बिहार बोर्ड ने पूछा है। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा जाएंगे बैक, और क्लास 9th में हम एक टॉपिक पढ़े थे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, इंग्लिश में होता है बाबू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास। मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये कहाँ का टॉपिक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है। क्लास 9th में केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहता गया है कि अगर मान लीजिए कि बाबू हम अगर यहां पे लेते हैं A प्लस बी और यहां ले रहे हैं C प्लस डी, मतलब ये पदार्थ मिल रहा है और मिलकर क्या बना रहा है, C प्लस डी बना रहा है। अगर मान लीजिए A आपका 1 kg है, A कितना है 1 kg, और B आपका है मान लीजिए कि 1 kg, मतलब कितना kg इसका द्रव्यमान हो गया, इसका टोटल मास कितना हो गया 2 kg। इधर की बात करते हैं, मान लीजिए C आपका है 1.25 kg और D आपका है 0.75 kg। ठीक है, अब आप इनको जब जोड़े हैं तो कितना हो गया 2 kg। इनको जोड़िए तो बाबू 1.25 और 0.75 ऐड करेंगे, डेसिमल का ऐड है 002, लगभग कितना kg हो गया 2 kg। मतलब जोड़ने पे 2 kg आएगा, ये भी 2 kg, ये भी 2 kg। अब देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया बनने के पहले इसका द्रव्यमान 2 kg था, रासायनिक अभिक्रिया बनने के बाद भी इसका द्रव्यमान कितना था 2 kg। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि मास को, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उसे बनाया जा सकता है, बल्कि वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते रहता है, बदलते रहता है।
ठीक है। तो इसी नियम को पूरा करने के लिए, इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना होता है। ठीक है, तो आप देखिए, हम बैक आते हैं, देखिए कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। और वही चीज अभी जो समझाया था आपको कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही उनका विनाश होता है, बल्कि वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा देखेंगे बाबू। ठीक है, आगे हम देखेंगे चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसको आगे देखते हैं और आगे क्या टॉपिक है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से संतुलित किया जा सकता है, मतलब कि रासायनिक समीकरण को हम कितने तरीके से क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। इसको देखते हैं। तो बाबू, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधि है। कितनी विधि है? दो विधि है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधि है? ठीक है, दो विधि है। कितनी विधि है? दो विधि है। एक आपका है अनुमान विधि या तुक्का विधि, मतलब तुक्का लगा दीजिए, और एक है आपका बीज गणितीय विधि, मतलब कि उसको सॉल्व करके तब हम निकालेंगे कि क्यों इतना होता है। ठीक है, तो ये दोनों विधि के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुमान विधि को देखते हैं। ठीक है, अनुमान विधि को देखते हैं। अनुमान विधि को देखेंगे तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले तुक्का विधि। तुक्का विधि से देखिए जब हम बनाएंगे ना क्वेश्चन, तो बहुत मजा आएगा बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तुक्का विधि पढ़ते हैं। तुक्का विधि में क्या पढ़ते हैं? जैसे यहां देखिए कि H2 प्लस O2 एरो H2O। ठीक है, H2 प्लस O2 एरो H2O। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन भी कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है बाबू? 2। और ऑक्सीजन कितना है? 1। बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट है जो पूरा नहीं है। तो देख रहे हैं ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, कोई भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा बाबू कि कभी भी जो नंबर होगा उसको हम बाईं तरफ गुणा के रूप में लगाएंगे। किधर लगाएंगे? बाईं तरफ। जैसे कि अगर मान लीजिए H2 है, तो अगर इसको हम बैलेंस करना है तो 2 इधर लगाएंगे, ये ना कि 2 इसमें लगा देंगे। ऐसे कभी नहीं बनाइएगा। ठीक है, कभी मतलब कि ऐसे कभी नहीं गुणा किया जाता है, हमेशा इसके बाईं तरफ ही हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बाबू आपका? 1 है। हमको ऑक्सीजन को 2 करना है, तो इधर 2 लगाएंगे, इधर 2 लगाएंगे। ये नहीं कि हम 2 इधर लगा दिए। अगर हम इधर 2 लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कभी भी बाईं तरफ गुणा के रूप में लगाते हैं। तो बाबू अब देखिए, यहां लिख देते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं ठीक है, यहां से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, H2O। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। हम इधर 2 लगा देते हैं। अब हमारा ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था। अब यहाँ 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया। तो इधर भी तो हमको बराबर करना होगा। अब इधर हाइड्रोजन के आगे 2 लगाएंगे। अब हमारा जाके बैलेंस हुआ कि हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 4 हो गया। इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। अभी बैलेंस हो गया।
ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, ठीक है। जितना हम लोग इसमें बनाएंगे उतना ही हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। इसका यही उपाय है, इसमें जितना बनाइएगा उतना आपको समझ में आएगा। शॉर्टकट अपनाइएगा, कोई शॉर्टकट इसमें नहीं चाहिए आपको, इसको बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि N2 और प्लस H2, मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, NH3, अमोनिया, अमोनिया गैस बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम है अमोनिया गैस। इसका नाम क्या है, अमोनिया गैस। कुछ चीजें आपको याद रखना होगा, इसका नाम है अमोनिया गैस, ठीक है। तो बाबू आप देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। इसको देख रहे हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन 1 गो है, यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 3 है। अब ये तो बैलेंस है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है, इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। अगर हम नाइट्रोजन को बराबर करते हैं तो हमको इधर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो देखिए नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देख रहे हैं कि 3 दूना कितना हो गया, 6, और इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है, तो इधर हमारा हाइड्रोजन है, इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है, ठीक है, इधर हमारा हाइड्रोजन 2 है। अब हमको 6 करना है, तो क्या करेंगे कि हमारा 6 होगा, तो 3 का पहाड़ा अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो 3 दूना कितना हो गया, 6। अब देखिए नाइट्रोजन आपका 2, हाइड्रोजन आपका 6, इधर आपका नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। अब ये बैलेंस हो गया। तो इसी को बोलते हैं तुक्का विधि, मतलब तुक्का देख के और कुछ नंबर लगा के इधर उधर और क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए। तो कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे Fe प्लस O2, Fe2O3, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जिसको हमको बैलेंस करने को सीखना है। देख लेते हैं कैसे होगा। तो बाबू सबसे पहले इधर Fe कितना है बाबू, तो Fe आपका है 1 और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर Fe कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको बराबर क्या करना है। तो अगर हम बराबर करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को बराबर करते हैं, तो इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। ऐसा कौन सा टेबल आता है जिसमें दोनों बराबर होते हैं, तो 3 और 2 के मतलब कि टेबल कौन सा होता है जिसमें 3 और 2 दोनों आए, तो 6 होता है। दोनों को गुणा कर दीजिए, 6 हो जाएगा। मतलब इसको भी हमको 6 करना होगा, इसको भी 6 करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे Fe प्लस O2, Fe2O3। तो अगर हम इधर 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन 6 हो गया, तो इधर 3 लगाएंगे, ऑक्सीजन इधर भी हमारा 6 हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि Fe4 हो गया, Fe4, और यहाँ Fe1 है, तो इधर 4 लगा देंगे। हमारा ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो ये था आपका तुक्का विधि, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका कौन सा विधि, तो अब हम इसका पढ़ेंगे बीज गणितीय विधि। कौन सा विधि, बीज गणितीय विधि। एल्जेब्रिक मेथड, ये थोड़ा ध्यान देने वाला टॉपिक है। एल्जेब्रिक मेथड वाला जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला टॉपिक है, ठीक है। और इतना याद रखिएगा बाबू, किसी चीज को शॉर्टकट में आप नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक चीज याद रखना होगा कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती है। इसके लिए आपको गहन मेहनत और परिश्रम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब सफलता आपको आसानी से नहीं मिल सकती है। आज हम पढ़े कल हमको सफलता मिल गया, ऐसे नहीं होता है। आपको सफलता लेने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। सफलता इतनी आसानी से आपको प्राप्त नहीं होगी। तो कोई भी चीज पढ़िए उसको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। कोई भी चीज को बढ़िया से पढ़िए। अगर बढ़िया से नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछिए, कमेंट करिए कि हमको यहाँ दिक्कत है, आपको फिर से दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज को बढ़िया से पढ़िए, पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। शॉर्टकट किसी भी चीज को मत अपनाइए। तो आज हम पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि में। सबसे पहला चीज इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी विधि से। जैसे कि H2
प्लस O2 एरो H2, ये सबसे कॉमन यही मतलब कि समीकरण है, सबसे कॉमन समीकरण, सब में यही कॉमन समीकरण होता है। अब इसको देखते हैं बीजगणितीय विधि से। तो अब इसको देखते हैं हम, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B और ये मान लेंगे C। ठीक है, अब A यहाँ पे कितना हो गया, तो 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर भी हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, तो 2A बराबर 2C, 2 से 2 कट गया, A बराबर क्या हो गया, C हो गया। अब देखिए, अब हम B को कंपेयर करते हैं, तो B यहाँ पे कितना है, तो 2B, इधर O मतलब 1 है, तो इसको लिखेंगे कि 2B बराबर कितना हो गया हमारा, C। तो बाबू अगर हम देखते हैं, अगर कंपेयर करते हैं दोनों, इसको 1 मान लो, इसको कितना मान लो, 2 मान लो, इसको 2, इसको 1। अब कंपेयर करते हैं तो C से C कैंसिल हो गया, A किसके बराबर हो गया, 2B के बराबर हो गया। और यहां से आप देख रहे थे कि A किसके बराबर है, C के बराबर है, तो C बराबर भी 2B हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए कि किसी इनमें से किसी एक को, जो ये बराबर है, इनमें से किसी एक को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो अगर A बराबर C बराबर 1, ठीक है, तो बाबू यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 बराबर हो गया 2B, तो B का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, यानी हमारा A का वैल्यू निकल गया 1, B का वैल्यू निकल गया 1/2 और C का वैल्यू निकल गया 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको A, इसको B और इसको C मानेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसको 2A लिख दिए, क्योंकि हम हाइड्रोजन को A माने हैं, तो 2A। इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन कितना है, तो 2 इसको माने C, तो 2C, 2 से 2 कट गया, A बराबर क्या हो गया, C हो गया, 1 नंबर। फिर हम ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 2 भी लिख दिए। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो बस 1 लिखे, 1 को नहीं लिखा जाता है, C लिख दिए, ये 2 नंबर हो गया। दोनों को कंपेयर किए तो A बराबर हमको क्या मिल गया, मतलब यहाँ आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से हमें क्या मिल गया, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल गया कि A बराबर 2B। अब इसको हम एक संख्या मान लेंगे 1, तो A और C आपस में बराबर है, 1 हो गया, तो यहाँ पे A बराबर 2B था, यहाँ पे 1 रख दिए, 2B बराबर 1 हो गया, B बराबर 1/2। तीनों वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तीनों वैल्यू हमको क्या हो गया, मिल गया। अब जब तीनों वैल्यू मिल गया, तो इसको थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि जब तीनों वैल्यू मिल गया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि बट्टा में क्वेश्चन है, बट्टा में, तो इसको हमको बट्टा में ले रखना होगा, इसको हटाना होगा, तो 2 से गुणा करना होगा। तो बाबू B बराबर हो गया 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 1 हो गया। तो जब हम इसमें 2 से गुणा किया तो सब में करेंगे, A बराबर भी 1 इंटू 2, 2 हो गया, और C बराबर भी करेंगे 1 इंटू 2, कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यही जो वैल्यू आया है उसको इसमें रख देंगे। यहाँ पे A है आपका, यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका B है, और ये आपका कितना है, C है, रख दीजिए वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ रख के, A का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 है, तो हो गया 2H2। फिर B की जगह हमारा कितना है, B की जगह हमारा 1 आया है, तो सिर्फ B लिखाएगा, मतलब कि सिर्फ क्या लिखाएगा, B का वैल्यू वहां पे 1 लिखा जाएगा। B का वैल्यू हम क्या रख देंगे, B का वैल्यू 1 रख देंगे, तो सिर्फ हमारा O2 हो गया। और C का वैल्यू 2 है, तो C का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2H2O। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब देखिए बैलेंस होगा कि हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 बराबर हो गया। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, बीजगणितीय विधि जो होता है वो लंबा प्रोसेस होता है, इसमें आपको मानना पड़ेगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको, आप यहाँ इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम A मान लिए, ये B हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, B हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, जब कंपेयर करते हैं तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, तो 2A लिख दिए, इधर हाइड्रोजन भी 2 है, तो 2C लिख दिए, क्योंकि इसको हम A, इसको B और इसको क्या माने हैं, C माने हैं। 2 से 2 कट गया, A बराबर क्या मिल गया, C, समीकरण 1।
और फिर देख रहे हैं बी को कंपेयर करेंगे तो इधर बी का गो है 2 गो तो 2 लिख दिए, इधर बी मतलब ऑक्सीजन का गो 1 गो तो बस 1 लिखे, 2 नंबर। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो a बराबर 2 भी हो गया। अब कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे कि 1 मान लिया, अगर 2 भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। तो इसको 2 मान लिए, 1 मान लिए, तो a और c आपस में बराबर है, 1 हो गया। हम यहाँ पे रख दिए तो b का वैल्यू आ गया 1/2। यहाँ पे एक नंबर आ गया। अगर ये नंबर मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं आता, फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में नहीं आता, वही वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन भिन्न में आया है तो इसको हटाना है। तो b में देख रहे हैं 1/2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पे जब हम b में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये सारे में भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो a में 2 से कर दिए 2 हो गया, c में 2 से कर दिए 2 हो गया। अब ये वैल्यू जो आया है 1 2 2, इसको रख देंगे हम, जो हमारा ये मूल इक्वेशन था इसमें हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो देखिए ये आपका क्वेश्चन था। इसमें रखेंगे a की जगह, तो a की जगह 2 था तो 2 रख दिए, b की जगह 1 था 1 रख दिए, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, c की जगह 2 रख दिए। तो ऐसे आप किसी भी इक्वेशन को बीजगणितीय विधि से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे बढ़िया तुक्का विधि से ही बनाइए, तुक्का विधि ही आएगा। अगर एग्जाम में आ रहा है तो तुक्का विधि से बना लीजिएगा, उसमें ये नहीं पूछता है कि आपको बीजगणितीय विधि से बनाना है, आपको बस समीकरण को क्या करना रहता है, बैलेंस करना रहता है। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।